हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। सब बढ़िया से ना। आई होप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज बच्चों हम थर्ड लेक्चर ले आए हैं रियल नंबर्स का। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तक बच्चों हम समझ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप होते हैं रियल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझा था। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या बताता है हमें। उससे यूक्लिड के एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं। दो नंबर्स का भी एचसीएफ ढूंढा था, तीन नंबर्स का भी ढूंढा था। और मैंने आपको अगर याद हो तो अपने फर्स्ट लेक्चर में दो बातें बताई थी कि हम रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। तो डिवीजन में तो मैंने यूक्लिड के लेमा की बात कर ली। अब मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक आ गया। तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने प्राइम नंबर्स का मतलब समझा होगा, अगर नहीं तो अभी दोबारा से देख लो। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो वन से डिवाइड होता हो या अपने खुद से डिवाइड होता हो। मतलब अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। और वो दो फैक्टर्स कौन होंगे? वन एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ दो नंबर्स के टेबल में आता है। वन वन के टेबल में तो हर नंबर आ सकता है एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। क्या वन एक प्राइम नंबर है? नहीं, वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। वन एक प्राइम या कॉम्पोजिट दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। ध्यान रखने वाली बात है। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप भी नोट करें। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। थ्री इज अ प्राइम नंबर। फाइव, सेवन इज अ प्राइम नंबर। नाइन प्राइम नंबर नहीं है। इलेवन प्राइम नंबर होता है। थर्टीन प्राइम नंबर होता है। फिफ्टीन प्राइम नंबर नहीं होता। सेवनटीन प्राइम नंबर है। नाइनटीन प्राइम नंबर है। उसके बाद 23 प्राइम नंबर है। इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है? हाँ, सोचने वाली बात है। चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए मैं टू एंड थ्री को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलता है? सिक्स मिलता है। क्या सिक्स एक प्राइम नंबर है? नहीं। सिक्स के फैक्टर्स देखो, वन भी सिक्स को डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है क्योंकि टू के टेबल में आ रहा है, थ्री भी डिवाइड करेगा क्योंकि थ्री के टेबल में भी आ रहा है, और सिक्स भी डिवाइड करेगा। तो सिक्स के तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। इसका मतलब सिक्स एक प्राइम नंबर नहीं है। और वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कैसा नंबर होता है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। एक एग्जांपल और देखते हैं। दो और प्राइम नंबर्स ले लो, थ्री और फाइव ले लो। थ्री और फाइव का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 15। 15 के फैक्टर्स देखो, वन भी 15 का फैक्टर है, थ्री भी 15 का फैक्टर है, फाइव भी है, और उसके बाद में 15 इटसेल्फ भी है। ये चार फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब 15 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लें? 7 इंटू 11 ले लें। 7 इंटू 11 77 होता है। 77 के फैक्टर्स, वन भी 77 का फैक्टर है, सेवन भी है, 11 भी है, और 77 खुद भी है। हर नंबर अपना फैक्टर होता ही होता है और हर नंबर का वन भी एक फैक्टर होता है। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा अगर एक भी फैक्टर और आ जाए तो वो नंबर कॉम्पोजिट कहलाता है, वो प्राइम नहीं रहता। तो क्या 77 एक कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर? आंसर इज 77 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसका मतलब मैं दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉम्पोजिट नंबर मिलता है। अब तीन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 करता हूं, तीन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 3 6,
6 5 30। क्या 30 एक कॉम्पोजिट नंबर है? आंसर इज यस। 30 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 2 3 5। 6 भी 30 का फैक्टर होता है, 10 भी 30 का फैक्टर होता है, सही है, 15 भी 30 का फैक्टर होता है, और 30 खुद भी 30 का फैक्टर होता है। तो 30 के तो इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये भी कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न है? पैटर्न ये है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक कॉम्पोजिट नंबर मिलता है। बस यही हमारा आज का पहला रूल है, पहला लॉ है। देखो, इस लॉ का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, ये रूल क्या स्टेट करता है? एवरी composite number can be expressed मतलब written as, ठीक है, can be written as a product of prime numbers। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। एंड द फैक्टर्स, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर। रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर का मतलब कौन सा फैक्टर पहले लिखा जा रहा है, कौन सा फैक्टर बाद में लिखा जा रहा है, उसको छोड़ दो, बट जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल्स तो हो गई, अब इस थ्योरम के एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ बढ़िया सा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 150, ठीक है। मैं 150 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर्स ढूंढना चाहता हूँ, सिंपल। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका होता है। हम कैसे करते हैं? एक तरीका है 150 यहाँ लिखते हैं, इसको 2 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, 3 से जाता है, 7 + 5 12, 3 से जाएगा, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, अब 5 से कटिंग होगी, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 एंड 1 1 सा 1। बस अब यहीं पे भी छोड़ सकते थे। तो 150 के प्राइम फैक्टर्स क्या है ये लिखते हैं। 150 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 5। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 ना भी लिखो तो चलता है, क्योंकि 1 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो अब देखिए, 150 को 2 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं। मैं 150 को 2 × 5 × 3 × 5 भी लिख सकता हूँ। 2 5 सा 10, 10 3 सा 30, 35 सा 150। देन मैं 5 × 2 × 3 × 5 भी लिख सकता हूँ। इन सभी का मतलब 150 है। यही हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है कि अगर आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन करते हो प्राइम नंबर्स की, आपको हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर मिलता है, और ये जो फैक्टर्स हैं ये यूनिक फॉर्म में, यूनिक वे में इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर 2 एक बार आ रहा है तो आप जैसे मर्जी इसको उल्टा पुल्टा करके लिख लो, 2 एक ही बार आएगा। अगर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही बार आ रहा है तो जैसे मर्जी, जिस मर्जी आगे पीछे करके लिख लो, 3 को एक ही बार लिखना पड़ेगा। 5 अगर 2 बार आ रहे हैं तो आप जैसे मर्जी आगे पीछे अरेंजमेंट कर लो, 5 को 2 बार ही लिखना पड़ेगा। फिर चाहे आप बिल्कुल स्टार्टिंग और एंड पे लिख दो, कि इकट्ठे लिख दो, कि पहले नंबर पे लिख दो, कि एंड वाले नंबर पे लिख दो, बट वो 2 बार ही आएगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत सिंपल है बच्चों, आप देख सकते हैं कितना इजी है, कुछ नई बात नहीं है। ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, उसी को हमने एक नाम दे दिया है, एक थ्योरम का नाम दे दिया है। अच्छा, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक हो गई। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, उसको भी देख लेते हैं। अब 150 को मैं फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स ढूंढूंगा। फैक्टर ट्री मेथड, सबसे पहले हम नंबर को एक बॉक्स में लिखेंगे, और इस नंबर का जो पहला प्राइम फैक्टर है उसको मैं एक लेफ्ट बॉक्स में लिखूंगा 2। 150 को 2 से डिवाइड करो तो आता है 75। अब 75 का प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो 75 2 का और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, वो खुद ही प्राइम नंबर है। 75 का प्राइम फैक्टर होता है 3, और 75 को 3 से डिवाइड करो तो आता है 25।
25 का प्राइम फैक्टर होता है 5 और 25 को 5 से डिवाइड करो तो आता है 5। 5 का प्राइम फैक्टर होता है 5 और 5 को 5 से डिवाइड करो तो आता है 1। जब आपके पास ये राइट को जाती हुई ब्रांच में 1 आ जाए यू हैव टू स्टॉप। अब आपके 150 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 3, 2 into 3 into 5 into 5। अब देख सकते हैं सेम प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150। तो इस तरह से हम फैक्टर थ्री मेथड से भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चे ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें और कौन कौन सी एप्लीकेशंस मिलती हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए अच्छा, ना हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपके पास 3 एक नंबर है और आपके पास लेट्स से 8 एक नंबर है। आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। बच्चों ने रट्टा मारा होता है एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कई लोग इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ठीक है, रट्टा मारना कंसेप्ट समझाता नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है। आओ कंसेप्ट पे ध्यान दो। आप 3 का टेबल लिख लो। 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एंड 3 10 30। अभी 10 तक लिख लो। अच्छा, अब हम 8 का टेबल लिखो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। इसको 5 तक लिख लो, बड़ा टेबल है ना। अब आप ये देखो कि इन दोनों टेबल्स में कौन सा नंबर है सबसे छोटा जो कॉमन आ रहा है। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 15 इसमें है, इस टेबल में नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 21 इसमें है, इसमें नहीं है। बट 24 दोनों टेबल्स में ऐसा पहला नंबर है जो दोनों टेबल्स में आता है। आप इनको सर्कल कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल गया कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 8 इज 24। तो मैंने एक तरह से टेबल लिख के एलसीएम का मतलब समझा कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आता हो, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों टेबल्स में आता हो वही उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना, आप दो नंबर्स, तीन नंबर्स का एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और एलसीएम निकालते हैं। आइए करके देख लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने एलसीएम निकाला 3 और 8 का 24। अब मैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है। पहले मैं 3 के प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं, तो वो तो 3 आएगा, 3 1 3। चलो 1 लिख लेते हैं। अब मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं, सो 2 into 2 into 2 into 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8। सो ये बन गया 2 की पावर 3 और ये बन गया 3 की पावर 1। अब एलसीएम का रूल है कि एलसीएम के लिए आपको सभी नंबर्स के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब आप देख सकते हैं कि 3 के प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 3 होता है और वो 8 में नहीं आता, और 8 के प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है, 2 की पावर 3, वो 3 में नहीं आ रहा। इसका मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर तो कोई भी नहीं है। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो भी पावर्स हैं उनको लिखना होता है। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पे 3 की पावर 1 इंक्लूड होती है, मल्टीप्लाइड बाय, सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3। ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन। तो आप देख सकते हैं 2 2 4, 4 2 8, 3 into 8, दिस इज 24। तो हमने पावर वाले मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी सेम एलसीएम 24 ही निकाल लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है और उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा है।
आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लीजिए, ऑर्डर यूनिक ना भी हो बट प्राइम फैक्टर्स यूनिक है। ये कौन सा लॉ है? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक। नाउ स्टूडेंट्स, एक रिलेशनशिप समझना है हमें बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन। मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है या तो एक इक्वेशन या आप कह सकते हैं फॉर्मूला, हमें ये समझना है। सो ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, आइए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी two numbers. Okay, therefore and LCM a comma b means LCM of a and b। मतलब जब मैं LCM ब्रैकेट में a comma b लिखूंगा उसका मतलब है मैं a और b का LCM वहां पे लिख रहा हूं। एंड HCF of a comma b means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे a एंड b का। देन क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? रिलेशन इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b। बहुत ध्यान से समझिए, दो नंबर्स का एलसीएम और दो नंबर्स के एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन है जो हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आइए देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method and then find LCM। उसके बाद LCM फाइंड करेंगे using फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? जो फॉर्मूला ये बताया हमने। सो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो एक नंबर को हम a मान लेते हैं, बड़े नंबर को a मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 404 एंड b इज इक्वल टू 96। तो हमें HCF निकालना है ऑफ 404 एंड 96। आइए कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं यहाँ पे HCF निकालता हूँ। 404 96, 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। जब तक एक ही फैक्टर से दोनों नंबर्स की कटिंग होती रहेगी सिर्फ वहीं तक कटिंग करेंगे। अभी भी 2 से कटिंग हो रही है दोनों की। 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखते हैं 1 और 1 2, ये एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है। ये दोनों नंबर्स एक ही फैक्टर से नहीं कट होंगे। इसका मतलब HCF इज 2 into 2, 4 HCF आ गया हमारे पास। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला पता है, LCM ऑफ टू नंबर्स 404 and 96 into HCF of these two numbers is equal to the product of numbers 404 into 96। So यहाँ पे LCM of 404 and 96 into what is the HCF? It is 4 is equal to 404 into 96। 4 को दूसरे के डिवाइड कर देंगे। So LCM of 404 and 96 is equal to 404 into 96 divided by 4। 4 1s are 4, 0 4 1s are 4, so 96 into 101, this will be the LCM। तो कैसे करें 96 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बनता है 9600 प्लस 96 9696। दिस इज द LCM ऑफ द टू नंबर्स। कौन कौन से दो नंबर्स हैं? 404 एंड 96, उनका LCM आ गया 9696। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या हम इस LCM को इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते?
आंसर इज बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एलसीएम को फॉर्मूला से ही निकालना है, तो देन आपको बच्चे इसी फॉर्मूला के, दिस इज द फॉर्मूला, आपको इसी फॉर्मूला को लगाने के मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में या स्कूल पेपर्स में, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। दिस एक्सपेंशन, क्या ये कभी ऐसे एक्सपैंड होगी कि वंस प्लेस पे जीरो आए, मतलब एंड करे डिजिट जीरो के साथ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं बोलूँ 1000, इसकी वंस प्लेस पे जीरो है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन करके ऐसा नंबर आ रहा है जिसके एंड डिजिट जीरो आ रहा है। तो यही वो पूछ रहे हैं, क्या 6 की पावर n, n का कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। n कैन बी 1 2 3 1 इंक्लूडेड अप टू इंफिनिटी। तो n की कोई भी वैल्यू के लिए क्या 6 की पावर n, ऐसे हम उसको जब एक्सपैंड करेंगे, क्या वो एक ऐसा नंबर दे सकता है जिसकी एंड डिजिट, मतलब जिसकी वंस प्लेस पे जीरो आए? ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले आप ये सोचिए कि किस तरह का बेस हो, तब हम उसकी जब पावर को एक्सपैंड करें तो डिजिट जीरो वंस प्लेस पे आता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बेस हो 10, सो 10 की पावर n हो। अब n कुछ भी पुट कर सकते हैं, मान लो मैंने n पुट कर दिया 4, सो आपको पता है कि बनेगा 10,000, तो इसकी एंड जीरो के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर बेस 10 हो तो ऐसा हो सकता है। क्या किसी और नंबर के लिए ये पॉसिबल है? सोचो, अगर मैं 5 की पावर n करूं और n कुछ भी डाल दूं, मान लो 5 की पावर 3 डाल दूं, तो भी 125 आता है। जीरो तो नहीं आया है डिजिट, मतलब 5 बेस नहीं बन सकता। अगर मैं 2 ले लूं अकेला, 2 की पावर n ले, तो मान लो 2 की पावर 4 कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, वन एंड डिजिट जीरो तो नहीं आया। ऐसा आप कोई भी और नंबर एज्यूम कर लो, कोई और देखो, मान लो आप 20 लेते हो, 20 की पावर n करते हो। अब मैं 20 की पावर लिखता हूँ, मान लो अभी 2 कर देता हूँ, तो आपको पता है ये 400 बनता है, इसमें भी एंड डिजिट जीरो आ रहा है। अच्छा सही है, तो एंड डिजिट जीरो के लिए 10 भी चलता है, 20 भी चलता है। क्या इनमें कोई कॉमन बात है? आओ देखते हैं। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 10 होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 20 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 जा 20। अच्छा, और ऐसा एक और नंबर बन सकता है 30, देखो, मतलब जिसके वंस प्लेस पे ऑलरेडी जीरो। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये बनता है 30 का स्क्वायर करूंगा तो 9, ठीक है 30 भी बन जाएगा ना। चलो 30 की पावर देखते हैं। सो 30 होता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हमारे पास अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या आपको इन फैक्टराइजेशंस में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं? इसमें भी कम से कम एक 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, इसमें भी एक 2 कम से कम आ रहा है, एक 5 आ रहा है, इसमें भी कम से कम एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। ऐसा आप कोई भी नंबर ले लो जिसके वंस प्लेस पे ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि उसी की एक्सपेंशन ऐसा नंबर देगी जिसकी फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस पे डिजिट जीरो है। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसकी वंस प्लेस पे जीरो है, मतलब समझ जाओ कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 और एक 5 आना ही चाहिए, तभी ऐसा नंबर जब पावर लगेगा तो डिजिट जीरो के साथ एंड होगा। अब 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब इसमें 2 तो आ रहा है कम से कम एक, बट 5 नहीं आ रहा। हमें 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, तभी ऐसा कोई नंबर बनेगा जिसको एक्सपैंड करके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब इसका मतलब है 6 की पावर n किसी भी नंबर के लिए एक्सपैंड करके ये कंडीशन नहीं देगी। तो हाउ आई विल राइट, जो मैंने आपको समझाया उसको मैं कैसे लिखूंगा, और देखते हैं। फॉर अ नंबर whose expansion ends
with digit 0, its prime factors, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मस्ट इंक्लूड 2 and 5, उसमें 2 and 5 होने चाहिए, बट प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और कमाल की बात यह है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। दिस इज यूनिक, विच इज यूनिक अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक है। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। सो दैट मीन्स इट इंप्लाइज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डू नॉट इंक्लूड 5। 5 तो है नहीं इसमें, और 5 होना जरूरी है। बोथ 2 and 5 is a must. Therefore 6 raised per n cannot end with digit 0 for n being a natural number. So our answer is no. ये कभी भी ऐसे एक्सपैंड नहीं करेगा कि वंस प्लेस पे 0 आ जाए। अब स्टूडेंट्स हम एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन आती है कि सर पता नहीं लगता कौन से सम में एलसीएम निकालना है, कौन से सम में एचसीएफ निकालना है। तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा कि एचसीएफ। आइए देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. एक सर्कुलर पाथ है एक फील्ड के अराउंड। मान लीजिए इस पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सोनिया को इस पाथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया ऐसे पूरा एक चक्कर लगा के वापस इस पॉइंट में आती है 18 मिनट के अंदर, ठीक है, ओके। और रवि की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। रवि को इस पाथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं बस, और फिर वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। जिसको कम टाइम लगेगा वो ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो कम स्पीड से दौड़ रहा है, ओके। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उनका क्वेश्चन ये है कि मान लो इन दोनों ने टाइम 0 मिनट्स पे शुरू किया दौड़ना, एक ही टाइम पे शुरू किया, एक ही डायरेक्शन में शुरू किया। तो बताइए स्टार्ट होने के कितने मिनट्स के बाद ये दोनों वापस इकट्ठे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या कहता है वो देखो। यार देखो, रवि सिर्फ 12 मिनट में ये चक्कर लगा के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया 12 मिनट में यहां से लेके कुछ यहां पहुंची होगी, वो यहां पे नहीं आ सकती क्योंकि वो रवि से धीरे दौड़ती है। इसका मतलब है जब रवि यहां पहुंचा तो सोनिया यहां पे है, बट जब सोनिया यहां पहुंच रही है तो रवि आगे निकल चुका होगा। मतलब एक बात तो पक्की है, अगर इन दोनों ने इकट्ठे भागना शुरू किया तो किसी भी हालत में ये 18 मिनट तक, तो मतलब घड़ी चलने के 18 मिनट तक तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी 18 मिनट पूरे होने पे रवि आगे निकल चुका होगा। इसका मतलब है आंसर जो है वो 18 मिनट से बड़ा है। अब यहीं पे मेरा लॉजिक छुपा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका लॉजिकल जो थॉट प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि आंसर दो वैल्यूज में से जो बड़ी वैल्यू है या तो उसके बराबर होगा
या उससे भी बड़ा होगा। ध्यान दो, जब भी आपको ऐसा लगे कि दो नंबर्स दिए हुए, दो वैल्यूज दी हुई हैं, जो लॉजिक कह रहा है वो ये आ रहा है कि आंसर या तो बड़ी वैल्यू होगा या बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा बड़ा नंबर होगा, तब बच्चों हमेशा एलसीएम निकालना चाहिए, क्योंकि दो नंबर्स का एलसीएम या तो बड़े नंबर के बराबर होता है या उससे भी बड़ा होता है। आई बात समझ में? एक बार दोबारा समझा, एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 10, इनका एलसीएम कितना होता है 10, मतलब बड़े नंबर के बराबर है। बट अगर यही नंबर 5 एंड 12 होते तो इनका एलसीएम कितना होता? भैया 12 के टेबल में आता है 16 ना, तो इनका एलसीएम होता 60। तो देखो, दो नंबर्स का एलसीएम या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर बड़े नंबर से भी बड़ा होगा। तो दिस इज द लॉजिक। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपका लॉजिकल जो माइंड है वो ये कह रहा है कि आंसर या तो बड़ी वैल्यू होना चाहिए या उससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, देन हमेशा एलसीएम निकालना चाहिए, और वही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। दैट मीन्स ये सम एलसीएम वाला सम है। चलो, सो उन्होंने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आई विल राइट टाइम after the start, time after the start, when Sonia and Ravi meet at starting point is equal to LCM of time taken by both the people 18 and 12, LCM of 18 minutes and 12 minutes, और 18 और 12 का LCM निकालने के लिए we can do prime factorization। ठीक है जी। So 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3। So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। So this is 36 minutes। मतलब घड़ी चालू होने के 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, और उस ड्यूरेशन में सोनिया ने कितने चक्कर लगा लिए होंगे? बहुत सिंपल है। अगर सोनिया को पूछ ले नंबर ऑफ राउंड्स कितने कितने लगाए दोनों ने, तो सोनिया एक राउंड का 18 मिनट लगाती है, तो 36 मिनट में कितने राउंड हो जाएंगे? 36/18, 2 राउंड्स। जबकि रवि जो है एक राउंड 12 मिनट में लगाता है, तो 36 मिनट्स में उसने 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 राउंड लगा लिए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाना। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। एक सेमिनार हुआ, उसमें कई बच्चों ने, कई पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया। हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट लेने वाले 60 बच्चे थे, इंग्लिश में पार्ट लेने वाले 84 थे, एंड मैथमेटिक्स में पार्ट लेने वाले 108 स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स थे। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। देखिए, उन्होंने पूछा है बताइए इतने पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए हमें कम से कम कितने कमरे चाहिए होंगे? कम से कम कितने कमरे चाहिए होंगे? Required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। इसका ये मतलब है कि एक तो हमें ये पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने कमरे चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए, और साथ में कंडीशन बता दी है कि हर कमरे में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठने चाहिए। मान लो अगर हमारे को 30 कमरे चाहिए, 20 कमरे चाहिए मान लो, और हर टोटल 200 पार्टिसिपेंट है, तो हर कमरे में 10-10 पार्टिसिपेंट बैठेंगे। उनका कहने का ये मतलब है, और हर पार्टिसिपेंट सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने पे ये मन में कंफ्यूजन आता है, सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? तो मैं आपकी कुछ बातों की तरफ एक बार नजर करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स खुद से ही कह दिया, मतलब कम से कम कितने रूम्स चाहिए। बच्चे जब भी कम से कम वाली वैल्यू हो, दैट मीन्स हमें फैक्टर निकालना चाहिए, एचसीएफ निकालना चाहिए, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो हमेशा छोटा नंबर होता है। जब ज्यादा से ज्यादा आंसर आना था
तब मैंने मल्टीपल निकालने की बात करी थी अपने पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि मल्टीपल या तो बड़ा नंबर होता है या उससे भी बड़ा कोई नंबर होता है। एक तो ये बात है कि यहाँ पे मिनिमम शब्द हमें बता रहा है कि HCF निकालना है। एक और लॉजिक है, देखिए इतने बच्चे पार्ट ले रहे हैं, देखते हैं करीबन मेरे ख्याल से 250 के करीब बच्चे हैं जो पार्ट ले रहे हैं, 250 से ज़्यादा ही हैं। तो 250 के करीब बच्चे हैं जो पार्ट ले रहे हैं, 250 के करीब। और इतने बच्चों को बिठाने के लिए आप 250 कमरों का इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना, ध्यान देने वाली बात है। चलो इस तरह से बताता हूँ, 60 बच्चे, 84 बच्चे और 108 बच्चे, 60, 84 एंड 108। सबसे बड़ा नंबर 108 है। हमें एक कमरे में एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है। इसका मतलब हम 108 कमरों का इस्तेमाल तो नहीं करने वाले ना, उससे कम नंबर ही रखेंगे, क्योंकि हमें एक कमरे में मल्टीपल बच्चों को बिठाना है। तो आंसर जो है वो लोअर एंड पे होगा, मतलब बड़े नंबर से छोटा होगा। और जब भी आपके पास आंसर लोअर एंड की तरफ जाए तो हमेशा आपको HCF निकालना चाहिए। सो यहाँ पे मैं निकालूंगा HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। इन तीनों नंबर्स का HCF हमें पता है क्या देगा? इट विल गिव अस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। हर एक कमरे में हम कितने पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं। आइए इनका HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 60, 84 एंड 108 का HCF कैसे निकालेंगे? पहले 2 से कटिंग करेंगे, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। देन अगेन 2 से कटिंग हो रही है, 2 15 जा 30, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से कटिंग हो रही है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब देखिए तीनों नंबर्स की कटिंग अलग अलग नंबर से होगी, अलग अलग फैक्टर से होगी। इसका मतलब है HCF will be 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. So this HCF is 2 into 2 into 3, 4 3 जा 12। मतलब हम हर क्लास में, हर रूम में 12 बच्चे बिठा सकते हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं। बट हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रूम्स is equal to total participants, total number of participants divided by number of participants in one room, in each room. So total participants are 60, 84 and 108. 60 plus 84 plus 108 divided by 12. So 4 and 8 2, 1 carry, 1 and 8 9, 9 and 6 15, 1 carry 2, 252 upon 12, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 1s are 12. That means 21 rooms कम से कम चाहिए होंगे इन सभी पार्टिसिपेंट्स को सीट करने के लिए, बिठाने के लिए, अलॉन्ग विद दिस कंडीशन कि हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठे और वो सभी एक ही सब्जेक्ट के। तो इस तरह से बच्चों हम क्लियर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कंक्लूजन देता हूँ। HCF कब निकालना चाहिए? जब आपको पता हो कि आंसर या तो सबसे छोटा नंबर या उससे भी छोटी वैल्यू बनेगा। देखिए अभी आंसर कितना आया था, HCF 12 था और नंबर ऑफ रूम्स 21 था, 60 से दोनों ही छोटे, तो HCF निकालना चाहिए। और जब आपको पता हो कि आंसर जो है, लॉजिक जो है वो ये बता रहा है कि या तो सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए या उससे भी बड़ा कोई वैल्यू होना चाहिए, देन उन सम्स में LCM निकालना चाहिए।